हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज हम जो लास्ट वीडियो हमने हमने पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं। सो हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा शुरू करा था बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, और आज हम अभी बेसिक एक डिफरेंस देखेंगे कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और फिर हम कवर करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से गाइस। सो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के पहले आप ये समझिए कि मेटाबोलाइट्स क्या है। ठीक है, मेटाबोलाइट और कुछ नहीं है। मेटाबोलाइट वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारा बायोमोलिक्यूल बनाते हैं, इन्हीं को हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? ये अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, है ना, ये शुगर्स हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं गाइस? जो आपने कल अगर वीडियो देखी होगी, आपने जो लास्ट वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की, उसमें हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने ऐसे कंपाउंड्स लिस्ट किए थे जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, सल्फर, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ना बेसिक, ठीक है, जो आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहे हैं बेसिकली, है ना, मॉलिक्यूल्स का फ्रेमवर्क बना रहे हैं, ये बोले जाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये बोले जाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब जैसे कि आप मान लीजिए कि हमने क्या पढ़ा था कल, या लास्ट वीडियो में बोल लीजिए हमने क्या पढ़ा था। हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी का 0.5% वेट कैरी करता है। कार्बन जो है वो 18.5%, ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा 65% वेट, है ना। तो ऐसे हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब इसके अलावा ना बहुत सारे आप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे अलग अलग तरीके के प्लांट्स में, एनिमल्स में, है ना, जो कि इन कंपाउंड्स के अलावा होते हैं। ठीक है, इन कंपाउंड्स के अलावा होते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर ऐसे ही आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स देखते हैं, मिलते हैं, एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, रबर, गम, सेल्यूलोज जैसा मटेरियल मिलता है। ये सारे जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो यहाँ पर आप पिगमेंट देख रहे हैं जैसे कैरोटेनॉइड है, एंथोसाइनिन है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आपको एल्कलॉइड्स दिख रहे हैं जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। टर्पेनॉइड्स दिख रहे हैं, एसेंशियल ऑयल्स दिख रहे हैं जैसे लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स दिख रहे हैं जैसे राइसिन, है ना, लेक्टिन्स दिख रहे हैं, ड्रग्स जैसे कि ये आपको दिख रहा है विनब्लास्टिन, है ना। तो ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। फिर रबर, गम, सेल्यूलोज, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो अब गाइस अगर आप फंक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ना, ये तो आइडेंटिफाइबल फंक्शन है। ठीक है, इनका सिमिलर फंक्शन है। ठीक, और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अगर देखेंगे आप तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि हर ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंपाउंड का एक नोन फंक्शन दिखे ही। बहुत सारे ऐसे भी मेटाबोलाइट है जिनका फंक्शन हमें नहीं समझ आता कि क्या है ना। बट ह्यूमंस ने क्या करा है? ह्यूमंस ने क्या करा है कि अपने कन्वीनियंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज करना शुरू कर दिया है। जैसे हम रबर को यूज करते हैं, हम अलग अलग ड्रग्स को यूज करते हैं, हम अलग अलग तरीके के ऑयल्स को यूज करते हैं, स्पाइसेस को यूज करते हैं, पिगमेंट्स को यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आते हैं कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है,
तो हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और फिर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं इनके। फिर क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं। तो गाइस, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली। एक होते हैं जो एसिड सॉल्यूबल होते हैं। एक क्या होते हैं? एसिड सॉल्यूबल, एसिड सॉल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं। ये जो एसिड सॉल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं, ये एसिड सॉल्यूबल कंपाउंड्स का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो आप देखेंगे कि लेस देन, ठीक है, आप क्या देखेंगे? लेस देन 1000 डाल्टन्स होता है। ठीक है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है तो इनको हम बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब दूसरे तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, ये होते हैं एसिड इनसॉल्यूबल कंपाउंड्स। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, इनका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो ये होता है मोर देन 1000 डाल्टन्स, कई बार टेंस ऑफ थाउजेंड्स डाल्टन्स भी होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इनके वेट के वजह से हम इनको माइक्रो या मैक्रो बोल रहे हैं गाइस, है ना, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, ये जो एसिड इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं, ये चार तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। क्या होते हैं वो चार? पहला है प्रोटीन्स। पहला क्या है? प्रोटीन्स। दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स, तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। और चौथा है लिपिड्स, चौथा है लिपिड्स। तो गाइस, ये याद रखिए कि लिपिड एक एक्सेप्शन है, क्योंकि लिपिड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन के ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, तो लिपिड एक एक्सेप्शन है। दूसरी चीज, ये बाकी सारे पॉलीमर्स हैं, है ना, क्या है? पॉलीमर्स हैं, लेकिन लिपिड मोनोमर है। इसी वजह से इसका वेट कम है, इसी वजह से इनका वेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स में जाता है, इसका 800 के ऊपर नहीं जाता, है ना। तो लिपिड एक एक्सेप्शन है, लेकिन लिपिड कंसिडर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ही किया जाता है। ठीक है, अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे पहले ये एक एक करके हम पढ़ें तो एक बार अगर आप चाहें ना तो लिविंग टिश्यूज का इंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। एक एवरेज कॉम्पोजिशन क्या है सेल का वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक एवरेज कॉम्पोजिशन देख रहे हैं सेल का इस टेबल के अकॉर्डिंग जो एनसीईआरटी में दी है, तो इसमें लिखा है कि वाटर जो है 70 to 90% बनाता है टोटल सेल्यूलर मास का, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयरन 1%। तो एक बार आपको ये ओवरऑल कंपोनेंट क्या है और कॉम्पोजिशन परसेंटेज में क्या है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि प्रोटीन जो है वो होता है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, वो होता है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और ये जो अमाइनो एसिड हैं ये जुड़े किससे होते हैं आपस में? तो ये मान लो आप पॉलीमर है, अमाइनो एसिड है ना। अब ये चेन इधर भी चलती जा रही है, इधर भी चलती जा रही है। ये जो है ना आपका बॉन्ड, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है,
पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब क्योंकि अमाइनो एसिड्स 20 तरीके के होते हैं, डिफरेंट 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो ये जो पॉलीमर है ये होमोपॉलीमर भी हो सकता है और ये हेटेरोपॉलीमर भी हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर आपका प्रोटीन एक तरीके के 20 टाइप्स हैं, उसमें से किसी एक तरीके के अमाइनो एसिड से बना है तो वो होता है होमोपॉलीमर। अगर प्रोटीन एक से ज्यादा तरीके के मतलब अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड से बना हुआ है तो वो होता है हेटेरोपॉलीमर। ठीक है। अब वैसे ही गाइस अमाइनो एसिड्स ना दो तरीके के होते हैं। जो अमाइनो एसिड्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो वो क्या करती है? तो हम अपने डाइट में, हम अपने फूड से इन अमाइनो एसिड्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है। जो नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है, वो नॉन एसेंशियल इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना रही है तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो एसेंशियल है हमारे लिए लेना, है ना। और बॉडी खुद बना रही है तो बॉडी तो बना ही रही है। सो गाइस आपको ये समझ में आया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारे प्रोटीन्स बने किस चीज के हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन क्या है प्रोटीन का, है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोटीन करता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बनाता है ना। एक फंक्शन जैसे है कि ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूक्लियस न्यूट्रिएंट बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। दूसरा क्या, ये एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी क्या करता है कि जो भी इंफेक्शियस ऑर्गेनिजम्स है, जो भी पैथोजेंस है, उनसे फाइट करता है। प्रोटीन्स हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाते हैं, है ना। आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में क्या है? एनिमल्स में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है? वो है कोलाजन, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल्स। दूसरा प्रोटीन है रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये रूबिस्को जो है ना, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड है। कभी आपको कोई पूछता है कि क्या आपको पता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है पूरी दुनिया में, पूरे बायोस्फीयर में? वो है रूबिस्को। कभी आपको कोई पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में कौन सा पाया जाता है? वो है कोलाजन। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितने अलग अलग तरीके के फंक्शंस हैं। और फंक्शंस यहाँ देखते हैं। कोलाजन क्या है? इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है। सेल के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस, बेसिक सब्सटेंस है। एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी, बहुत सारे तरीके के रिसेप्टर्स, आपके स्मेल, टेस्ट, इन सारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ तक कि आपके एंजाइम और हार्मोन के जो बॉडी में रिसेप्टर होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, है ना। आपका एक एग्जाम्पल अलग से स्पेसिफिक दिया है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो सेल में होता है ना, वो इनेबल करता है एक प्रोटीन ही। ठीक है। प्रोटीन का नाम है ग्लूट 4। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितना डाइवर्स फंक्शन है प्रोटीन का और कितने इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। कि आप सोचो कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या बनाता है? अल्टीमेटली प्रोटीन ही तो बनाता है ना। तो ये तो हो गया गाइस प्रोटीन। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स पर। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? अगेन पॉलीमर होते हैं, है ना। पॉलीसैकेराइड्स क्या है? अगेन पॉलीमर है। किस चीज के पॉलीमर है? शुगर के पॉलीमर, या शुगर, या आप इसको बोल दीजिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो शुगर या कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर। ठीक है। तो किस चीज से पॉलीसैकेराइड बने हुए हैं? उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है।
यही मोनोसैकेराइड का पॉलीमर पॉलीसैकेराइड बनाता है। यही पॉलीसैकेराइड चेन बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। सेल्यूलोज, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? पॉलीमर ऑफ, किस चीज का पॉलीमर है? ग्लूकोज, है ना? किस चीज का पॉलीमर है? ग्लूकोज। और क्या है? होमोपॉलीमर। अगेन यहां पर भी होमोपॉलीमर का सिमिलर मीनिंग है जो हमने प्रोटीन के केस में देखा था कि सिर्फ एक तरीके के मोनोसैकेराइड, सिर्फ ग्लूकोज का पॉलीमर है तो होमोपॉलीमर है। ठीक है, वैसे ही स्टार्च क्या है? एनर्जी का ही स्टोर हाउस है स्टार्च, प्लांट्स के केस में, है ना? तो वो भी पॉलीसैकेराइड है। एनिमल एनिमल के केस में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, वो भी पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड है। इंसुलिन, इंसुलिन अगेन पॉलीसैकेराइड है। किस चीज का पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। किस चीज का पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, अब हम अगर पॉलीसैकेराइड चेन की बात करते हैं ना गाइस, अगर पॉलीसैकेराइड चेन की बात करते हैं तो दो एंड होते हैं पॉलीसैकेराइड चेन के, लेफ्ट एंड होगा और राइट एंड होगा। जो राइट एंड होता है ना उसको बोलते हैं क्या? जो राइट एंड होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एंड। और जो लेफ्ट एंड होता है इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग एंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये ग्लाइकोजन का पॉलीमर है, ये बेसिकली ग्लाइकोजन है। ठीक है, ये क्या है? ग्लाइकोजन है। तो यहाँ पर दो आपको पोर्शन दिखा रहा है। एक वो ये दिखा रहा है जहां पर कि ये देखो ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है। तो ये जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है वो तो ये वाला रीजन है, और ये जो ब्रांच कर रहा है वो यहाँ आपको दिख रहा है ना? और दूसरा ये स्ट्रेट वाला रीजन दिखा रहा है, ये आपका जो है रीजन है ना? तो ये लेफ्ट एंड हो गया और राइट एंड हो गया। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के जो आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं गाइस वो अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शन भी उनका अलग अलग होता है ना? जैसे अगर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। और उस स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है ना कि स्टार्च आयोडीन को होल्ड कर सकता है अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, और उसकी वजह से स्टार्च आयोडीन स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना अगर, तो वो ब्लू कलर का दिखता है। ठीक है, लेकिन सेल्यूलोज के केस में क्या होता है? सेल्यूलोज वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, इस वजह से आयोडीन नहीं होल्ड कर पाता है। ठीक है, और आपको पता होगा सारे प्लांट सेल सेल्यूलोज के बने होते हैं। प्लांट सेल्स का वॉल जो है वो सेल्यूलोज का बना होता है ना? तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है और फंक्शन भी अलग होता है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है न्यूक्लिक एसिड। अगला क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड हम देखते हैं क्या करता है। न्यूक्लिक एसिड भी एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल कंपाउंड है ना? पहली चीज क्या होता है? लिविंग टिश्यूज में पाया जाता है। ये क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और ये न्यूक्लियोटाइड्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका न्यूक्लिक एसिड में बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में तीन तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है गाइस, बेसिकली इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेसेस। दूसरा होता है क्या? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक मोनोसैकेराइड।
क्या होता है? मोनोसैकेराइड। इसी को हम पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फेट बोल लीजिए या फॉस्फोरिक एसिड बोल लीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं। ठीक है ना, पहला देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या नाइट्रोजन बेसिस दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? प्यूरीन हो सकता है और पिरिमिडीन हो सकता है। ठीक है, प्यूरीन दो तरीके का होता है, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, पिरिमिडीन तीन तरीके के हो सकते हैं, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको ये पता होगा कि ये यूरेसिल जो है वो आरएनए में सिर्फ पाया जाता है और थाइमीन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, और यूरेसिल आरएनए में थाइमीन का ही रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये हो गए आपके नाइट्रोजन बेसिस। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गए नाइट्रोजन बेसिस। अब आते हैं मोनोसैकेराइड और पेंटोज शुगर की जो बात करते हैं। ठीक है, अब जो शुगर है वो दो तरीके की हो सकती है अगेन। ठीक है, वो या तो राइबोज शुगर हो सकती है या डीऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है। ये जो है ना गाइस, ये आरएनए में होती है और ये जो है डीएनए में होती है। तो जो आरएनए का आर है और डीएनए का डी है वो इसी की वजह से है ना। इसी वजह से इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बिकॉज इसमें राइबोज शुगर है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो दो तरीके की पेंटोज शुगर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डीएनए या आरएनए। ठीक है, अब अगेन गाइस फॉस्फेट ग्रुप भी साथ में अटैच्ड होता है। तीसरा है फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड का अटैचमेंट, और ये तीनों कंपाउंड एक साथ जुड़कर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड। यही होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमने बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लिया आगे जाकर, है ना। थोड़ा और हमने बेसिक से समझ लिया एग्जैक्टली कि क्या है। तो गाइज इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डिटेल में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो वो डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको अभी तक जो बेसिक्स मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और जरूर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और गाइज मन लगाकर पढ़िएगा, एग्जाम सब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशंस आने ही वाले होंगे एग्जाम के, है ना। और गाइज आप मुझे कोई भी डाउट है अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स पढ़ाए उससे रिलेटेड, तो जरूर पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा। आप मुझे कमेंट करके भी डाउट्स पूछ सकते हैं और आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।